हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। डियर, आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है और बिकॉज आज जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एकदम तहलका मचाए पूरे बोर्ड एग्जाम में। मतलब जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें उन सभी में से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से पूरी करने वाले हैं और हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं टोटल जो है 30 क्वेश्चन, साइंस का 30 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही मजा आने वाला, यूट्यूब पर तहलका मचाने वाला। तो वीडियो को देर से मत बल्कि अभी तुरंत देखें और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, बहुत ही मजा आने वाला। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो 30 में 30 आंसर करोगे एंड लास्ट में मैं आपके लिए एक होमवर्क भी दिया हूं। तो देखते हैं कौन कौन 30 पूरा करता है और मेरा होमवर्क का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देता है। इससे पहले अगर आप मेरे से ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से ज्वाइन हो जाओ एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लो ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे आपके पास यहाँ पे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज परावर्तन और अपवर्तन का 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है ना, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों के 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हो जाएगा और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है ना। यानी कि एक भी क्वेश्चन इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दोनों का 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। आगे सवाल पढ़ते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान के, ये जो दिया हुआ अपवर्तनांक जो दिया हुआ इसका मान क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है उसका क्या होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया, ये भी वांटेड सवाल है। तो आपको पता है sin i बटा sin r है ना, जिसको क्या बोला जाता है, जिसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है, ठीक है ना, स्नेल का नियम भी बोला जाता है। इस बात को आप याद रखना है, ठीक है, स्नेल का नियम बोलता है sin i बटा sin r। क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं जी, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम टॉप का सवाल, एकदम एग्जाम में टपकना है सवाल। विच मिरर इज सुटेबल फॉर शेविंग या विच मिरर इज यूजिंग फॉर शेविंग। कौन सा दर्पण उपयुक्त है दाढ़ी बनाने में, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है ना, यानी कि कनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, मानव नेत्र मानव नेत्र पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। यानी कि जो आंख है, मानव का जो आंख है वहां पे जो फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो किस भाग पे बनता है, किस पार्ट पे, कॉर्निया पे बनता है या आइरिस पे बनता है या रेटिना पर या पुतली पे बनता है। तो आपको पता है मानव नेत्र में जो फोटो बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। क्या बनता है, रेटिना पे बनता है। ओके, इसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है, हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है, ठीक है ना, हिंदी में कहा बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। और कॉर्निया जो देखे, कॉर्निया जो आंखों का दान करने में कॉर्निया का इस्तेमाल किया जाता है। आइरिस जो आप देख रही है, आंखों का रंग होता है जो हरा, पीला, लाल, गुलाबी जो भी होता है ना। और पुतली तो जानते हैं प्रकाश के अमाउंट को कंट्रोल करता है, प्रकाश के अमाउंट को कंट्रोल करता है पुतली, तो इस बात को आप याद रखें। और आइरिस जो है पुतली को कंट्रोल करता है और पुतली जो है लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ये सब बातें आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया को, ठीक है ना, जो इंग्लिश लवर है समझ लीजिए यहाँ पे, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ जिसको नजदीक का दिख रहा लेकिन दूर का नहीं दिख रहा, जो दिखता है वही दोष होता है, इस बात को याद रखें, जो दिखेगा वही दोष होगा। तो निकट का दिख रहा इसलिए निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर का दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो निकट का दिख रहा है मतलब दूर का नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर दूर दृष्टि दोष बोला जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्लियर है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, यानी कि विद्युत जो बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है किस मेटल का बना होता है जी, लोहा का होता है या तांबा का होता है या प्लास्टिक का या कांच का। यानी कि आपने जो अभी जो एलईडी बल्ब आ रहा है इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है, विद्युत बल्ब जो कांच वाला जो होता है ना, यानी कि आप यहाँ क्या बोलेंगे, कांच वाला, है ना। विद्युत बल्ब जो है किस धातु का बना होता है, कांच का बना होता है, ठीक है ना। एक आता है विद्युत का जो टंगस्टन फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का होता है। फिलामेंट जो रेड वाला जो बत्ती होता है, पीला पीला जो जलता है, उसमें फिलामेंट लगा होता है, ठीक है ना, इस तरह से रहता है और ये टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इस बात को याद रखें, जो विद्युत बल्ब जो है कांच का बना होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ यूनिट, है ना, यानी कि SI ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर
क्या होता है, यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल पावर का, विद्युत शक्ति का यानी पावर क्या है, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। तो वाट जो है ना ये क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। वोल्ट तो जानते हैं विभवांतर का मात्रक है। जूल क्या है, कार्य का मात्रक है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। ये आपको 9 में पढ़ना होता है। तो ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। उम्मीद है कि 7 बना रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। जनित्र परिवर्तित करता है, मतलब जनरेटर जो है क्या बदलता है, किसको किसमें बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो नॉर्मली हम लोग जनरेटर को चालू कैसे करते हैं, हाथ से घुमाते हैं। उसका पार्ट जनरेटर का जो बॉडी होता है, जो उसमें मशीन होती है, वो मशीन घूमती है तब जाके इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। मशीन बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं होगा। तो मशीन घूमने का मतलब होगा यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो, यांत्रिक ऊर्जा उसमें निकल रहा, बन रहा और वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जा रहा है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ट्रांसफर करता है और हम लोग को देता है। एक आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, वो करता है विद्युत मोटर। इस बात को भी याद कर ले, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये दोनों सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है। विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। यानी कि विद्युत फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक के जो करंट है ना उसके किस इफेक्ट पर काम करता है, किस प्रभाव पे कार्य करता है। उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो है डियर उष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग है ना, हीटिंग जो है इफेक्टिव है ना, उस पे काम करता है। उष्मीय प्रभाव पे जो है विद्युत फ्यूज जो काम करता है, हम लोग घर में जो फ्यूज लगाते हैं ना वही हो गया विद्युत फ्यूज, बिजली वाला, उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लघु पथन, जिसको इंग्लिश में बोला गया शॉर्ट सर्किट, के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी कि जो जब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस समय जो है सर्किट में, यानी कि सर्किट बोला तो सर्किट बोले परिपथ को है ना, जो वायर होगा ना, जो तार होगा उसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सब तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ज़्यादा विद्युत धारा का मान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान क्या है। किसको नहीं पता होगा, हर बच्चा को पता होगा है ना, हर बच्चे को पता होगा कि अम्ल का पीएच मान क्या होगा। अगर अभी भी जिसको पता नहीं होगा तो फिर हद है यार, तो फिर तुम लोग पढ़ने का मुश्किल, मतलब बेकार है पढ़ना अगर नहीं पता है तो जो बच्चा 10 क्लास में, हर किसी को पता है अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है ना, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड ये सवाल ही बहुत बार पूछा गया है जी कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी कि जो उदासीन विलयन है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, ना तो 7 के कम होगा ना तो 7 से ज़्यादा होगा। 7 से कम तो अभी मैंने बताया अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, क्षार का होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए धातु है ना, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मैं देता हूँ नॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, देखिए इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु बोला जा रहा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में ये जो मरकरी यहाँ पे जो देखे वो अधातु है। तो एक धातु है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पारा। पारा क्या है, धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एक अगर अधातु आपसे पूछा जाएगा, अधातु तो हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो है अधातु, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे धातु बोला जा रहा है तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई, यानी कि ई वाला ऑप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है ना, ऑप्शन में लिखना भूल गया। तो याद रखिए पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। आगे बढ़ते हैं। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, यानी कि विच मेटल इज कट बाय नाइफ इन इजी वे। बहुत ही आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। कौन सा धातु, जैसे सोना है, सोना को तो हम चाकू से काट नहीं सकते। कैल्शियम है, ग्रेफाइट है, सोडियम है। तो सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, Na है ना, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मतलब धातु जो है कठोर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज एक्सेप्शन वाला सवाल जितना होता है ना वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, ये जो ऑक्सीजन है ना O2, इसके बीच जो है ना डबल बॉन्ड पाया था। क्या बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना यही बोला गया आबंध है ना। कितने बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन के परमाणु के बीच 1 बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के परमाणु के बीच जो होता है वो कितना बॉन्ड होता है, 1 बॉन्ड होता है।
ओके, इसी तरह से अगला सवाल आ जाता है, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बात की जा रही है, अभी बात किया था ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन में तो दो परमाणु, नाइट्रोजन के जब दो परमाणु मिल जाएगा तो आपस में, यानी कि ये जो है नाइट्रोजन, तो ये 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड जो है नाइट्रोजन में पाया जाएगा, 3 बॉन्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सूत्र याद किया, ग्लूकोज, चीनी, बहुत कुछ का सूत्र याद किया, फॉर्मूलेज याद किए हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए ऑप्शन है C2H5OH, C2H12O6, C6H6O6, C6H6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। इस सूत्र को आपको एकदम गांठ बांध के रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीनी का भी सूत्र आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी तो अनुसूत्र बोलता है, कभी कभी संरचना बोलता है कि बेंजीन के संरचना बताइए। और इसका संरचना क्या होता है, इस तरह से बना होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से बेंजीन का जो है संरचना बना होता है। तो इसको पहचान लीजिए, शक्ल देख लीजिए, ये बेंजीन है, ऐसे रहेगा। और इसका सूत्र होता है C6H6, है ना, यानी कि कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, इसको बोलेंगे बेंजीन। ये बेंजीन का अनुसूत्र है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। क्षैतिज कतार बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इस तरह से जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज कतारों की संख्या जो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है। कितने हैं, 7 है। और अगर क्षैतिज जगह पे, हॉरिजॉन्टल के जगह पे वर्टिकल बोला जाएगा आपको, वर्टिकल मतलब उदग्र, है ना, उदग्र आपको बोला जाएगा। तो उदग्र ऐसे होता है, और ये जो है 18 पीस होता है, ठीक है ना, 18 है। उदग्र कितना, 18 है। तो क्षैतिज बोला जा रहा है तो 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोसले ने दिया। तो आपको पता है मोसले ने परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले ने दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला सवाल है, हीलियम कैसा तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अक्रिय गैस है या क्रियाशील है या सक्रिय या उदासीन। अक्रिय मतलब भी, क्रियाशील के मतलब भी एक्टिव, और सक्रिय का मतलब भी एक्टिव होता है, ठीक है। और न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है। क्या है, हीलियम अक्रिय, मतलब कि ये किसी से क्रिया नहीं करता है। हीलियम गैस किसी से क्रिया नहीं करता है, इसको बोला गया अक्रिय गैस, यानी कि अक्रिय तत्व है। इसके अलावा और भी बहुत सारा अक्रिय गैस है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, वृक्क, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। व्हाट इज द क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैन्स किडनी, यानी कि मानव का जो किडनी है, जो वृक्क है, उसके रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे। वृक्क नालिका या न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रीडिया। तो क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोला जाता, ठीक है ना। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सॉरी, न्यूरॉन ने यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, नेफ्रॉन बोलेंगे। नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे शायद ऑप्शन ही नहीं दिया हूँ। नेफ्रेडिया कुछ अलग है, वृक्क नालिका अलग है। न्यूरॉन क्या होता है भाई, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं समझो, या तो बात याद रखो कि मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोला जाता है। और जो न्यूरॉन जो लिखा हुआ है, ये है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पौधा उत्सर्जित पदार्थ है। इनमें से कौन पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों जो है ना पौधों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल पढ़ते हैं, एंड्रोजन क्या है। बंदा इसमें फंस जाता है, बिकॉज एंड्रोजन के जगह पे बंदा एस्ट्रोजन समझ लेता है ना। एस्ट्रोजन अलग है और एंड्रोजन अलग है। एस्ट्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है, और एंड्रोजन जो है वो नर हार्मोन है। तो क्या होगा, नर हार्मोन, नरलिंग हार्मोन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एस्ट्रोजन बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मादा हार्मोन, यानी कि स्त्रीलिंग हार्मोन। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये वाला, बहुत बार पूछा गया सवाल, आपको हार्ड नहीं पूछेगा, बहुत इजी सवाल पूछेगा। तो इस सवाल को देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे, सिनेप्स से बोलेंगे। क्या बोला जाता है, सिनेप्स से बोला जाता है। क्लियर है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिन क्या है डियर। ऑक्सिन, तो ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि पौधों में पाया जाता है। क्या है, एक पादप हार्मोन है। क्या है, ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। क्लियर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो रोग हो जाता है, ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग होता है, वो किसके कारण होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, चीनी की कमी से होता है, या आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या मोटापा। तो घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से, है ना। बोलते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक खाइए, नहीं तो घेंघा नहीं हो, घेंघा हो जाएगा।
तो आयोडीन की कमी से ग्वाटर रोग या तो घेंघा रोग हो जाएगा। इसको गल फुलवा इस तरह से बोला जाता है, जो गला फूल जाता है। ओके, ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु बनता है, देखिए डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पर्म जो है कहाँ बनता है? वृषण में बनता है या मूत्राशय में बनता है या गर्भाशय में बनता है या अंडाशय में बनता है? शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु बनता है वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक 27 में 27 बना रहे हैं आप लोग। अगला सवाल यहाँ पे है, पुष्पों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए ऑप्शन क्या बोलता है, पत्तियों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, या फूलों के द्वारा होता है, या बीजों के द्वारा होता है। ठीक है, पुष्पों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा फूलों के द्वारा होता है। ठीक है, पुष्पों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक जो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है, इसके लिखने वाले कौन है? वाइसमैन, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, इनमें से सभी। तो चार्ल्स डार्विन जो है इसके राइटर हो गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और पढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? डेंगू जिससे डेंगू बीमारी पैदा होता है, वो पैदा करने वाला जो मच्छर होता है वो किस तरह के जल में पैदा होता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, या मृदु जल में? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बंदा अक्सर इसका आंसर गलती मारता है। आपको लगता है डेंगू जो है मच्छर है गंदा जल में उत्पन्न होता होगा, है ना? लेकिन ऐसा गलत है, साफ जल में। यानी कि साफ जल, जैसे टंकी में पानी भरा हुआ है, टंकी में जो पानी वो साफ है और बहुत दिन तक भरा हुआ रखा हुआ, तो उससे डेंगू उत्पन्न हो जाएगा। जैसे बाहर कोई नदी है, ठीक है ना, नदी है या कोई गड्ढा है, गड्ढा में पानी भरा हुआ है, तो भरा हुआ रखा, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, बेकार जल नहीं जा रहा, मतलब बरसात वाला पानी जमा है, साफ जल है, तो बहुत दिन तक जमा रहेगा तो उसमें डेंगू पैदा हो जाएगा। जैसे हौद है, अगर हौद बना हुआ, बहुत सा हौद बना हुआ, इसे पानी भर दीजिए, छोड़ दीजिए, महीनों 2 महीने तक छोड़ दीजिए, तो ये तो पानी तो साफ है, लेकिन इसमें जो है ना डेंगू उत्पन्न हो जाएगा, डेंगू मच्छर पैदा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए राइट होगा। और अब यहाँ पे मिलेगा आपको होमवर्क। ये होमवर्क है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? आपको पता है केरोसिन में डुबाकर किसको रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। तो एक होता है, क्या होता है? एक तो फास्फोरस होता है जिसको हम पानी में डुबा कर रखते हैं। फिलहाल आपको मुझे बताना है, आपको आंसर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इस सवाल का आंसर लिख करके अपने मन से लिखना है पहले आंसर, ठीक है ना? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से और उस पर लिंक पे जाके क्लिक करो, जाके ज्वाइन हो जाओगे। वहां से मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो इसका आंसर लिख के मैसेज करना, और जो जिसको लगे तो नीचे कमेंट भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिया। ये 30 सवाल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह से आपको सवाल मिलता रहेगा और आता रहेगा। तो कैसे लगी आपको ये क्लास, कैसे लगी ये वीडियो, आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, होमवर्क तो कमेंट करना बहुत जरूरी है, इसके साथ ही बताना कि क्लास कैसी लगी। ओके, फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं। जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हो, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, बिकॉज आप जब लाइक करोगे वीडियो को तो ऑटोमेटिक दूसरे पास शेयर हो जाता है। तो अगर आप नहीं भी शेयर करते तो लाइक जरूर करें ताकि दूसरे को हेल्प मिले। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।